Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं कोटा में पढ़ाता हूं वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो।
चलिए भाई शुरू करते हैं। ईएमआई मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी गिवन बाय, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी गिवन बाय इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, कुछ वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता था वैसे अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाता है ये वाला। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 ये है और जल्दी से मुझे इसको अटेम्प्ट करके दिखाओ। 30 सेकंड्स या चलो 45 सेकंड। पहला सवाल है 50 सेकंड दे लो चलो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान एक्यूरेसी के ऊपर ही रहेगा। चलो जल्दी से देख लो जरा कौन कौन से बच्चे आ गए। पहले तो सबसे पहले थोड़ा सा प्यार दिखा दो बच्चों। ठीक है, आपके चैट बॉक्स के अंदर खूब सारे हार्ट्स और चॉकलेट्स अगर दिखते रहते हैं ना तो मेरा भी मनोबल बना रहता है। ठीक है, और वीडियो लाइक कर दो फटाफट से। ठीक है ना, चलो जल्दी से बताओ। हेलो प्रतीक, हाय मिनाज, हाय रिया, हेलो रायमा, कैसे हो बच्चों? हेलो सीमा जी, हाँ जी शुरू हो चुका है। फटाफट फटाफट फटाफट। हेलो आशीष, हेलो मृन्मय, मृन्मयी, रोशनी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये वही बात, प्यार ही प्यार भर गया। हाँ जी, चलो यहाँ घंटा भी बज गया। अब देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 3 × 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली टेस्ला को ही कहते हैं। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। The magnetic flux with a coil of area 1 meter square and having 5 turns whose plane is normal to the magnetic field will be। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है प्लेन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है। वैसे इन्होंने वर्टिकल कंपोनेंट तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये वाला और वो दे रखा है चलो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है मान लो बी और प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेन अगर नॉर्मल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, उसका एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो वैसे हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो हम लोग जो क्लोज्ड इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख रहे थे उसी को हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो बी इंटू भैया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये सरफेस है, मेरा हाथ सरफेस है, तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, तो सरफेस जिस प्लेन में है, एरिया जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर होगा, तो या तो उधर होगा या इधर होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ में आ रही है ये वाली बात? तो अब अगर मुझे बी डॉट ए निकालना है तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात यहाँ पे हो जाएगी कि एरिया वेक्टर इधर ही आ गया और इधर भी ले सकते थे इधर भी ले सकते थे, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, तो अगर उल्टा लेते तो नेगेटिव आ जाता और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि बी इंटू ए इंटू बी डॉट ए क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, बी ए इंटू कॉस 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू हो जाएगी बी कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁻5, 3 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय एरिया दे रखा है 1 और cos 0 हो जाएगा 1। लेकिन ये तो एक टर्न का है, ऐसे 5 टर्न्स थे तो 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 15 × 10⁻⁻5, यानी कि सही आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आई ये वाली बात बच्चे सबके? ठीक है, तो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाए क्या? चलिए, बिल्कुल सही बात है। रिया एंड रायमा एंड आर चौधरी एंड मिनाज, चलो बढ़िया आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ, बताओ भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बहुत तेजी से इसका आंसर देंगे हम लोग। 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं वैसे आपको इसका आंसर देने के लिए, तो जल्दी से बताओ मुझे तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, बताओ बच्चों। टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की या सेल्फ इंडक्टेंस की? इनफैक्ट उल्टा करना है आपको। अब ये करना है कि यहां पे इन सब की एक्चुअल एसआई यूनिट लिखनी भी है। ठीक है, मतलब टेस्ला किसकी यूनिट है तो खैर मुझे पता है कि तुम आसानी से निकाल लोगे, लेकिन आपको अब उल्टा करना है, आपको इन सब की एसआई यूनिट्स बतानी है मुझे। ठीक है, चलो। हेलो मैक्स डायनेमो किंग उर्फ भरत, हाँ जी
तो आंसर क्या आया? आगरा, 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 आगरा आ गया भाई, आगरा, आगरा भर गया। तो टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है या सेल्फ इंडक्टेंस की होती है? सोच के बताओ, चलो जल्दी से। आगरा पे बहुत सारे बच्चे बिल्कुल लटके हुए हैं, आगरा के पीछे पड़ गए हैं नहा धो के, ये सर आगरा ही है सर आंसर। पर एक्चुअली आंसर आगरा है क्या बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो होती है वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी यूनिट होती है टेस्ला। यार टेस्ला तो काफी कॉमन नाम है, टेस्ला तो पता होना चाहिए तुमको। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होती है, ऐसा कुछ नाम नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? चार्ज, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो वो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? वो होती है हेनरी। ऐसा यूनिट जो होती है सेल्फ इंडक्टेंस की, वो हेनरी होती है। तो जो सही आंसर है बच्चों वो होगा बॉम्बे। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की। बहुत सारे बच्चों ने आंसर मैग्नेटिक फ्लक्स बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द रॉन्ग आंसर। हाँ, अब राइमा जी ने बताया, रोहित ने भी बताया, बिल्कुल सही बात है। और अब आया आंसर बॉम्बे, बिल्कुल सही बात मिनाज। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी में आंसर कर ऐसे दोगे भाई, KAISS, काई अब पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर गलती से मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। लैग आ रहा है क्या? एक मिनट, मेरी तरफ से क्या आप लोगों के लिए लैग आ रहा है या ठीक है? क्योंकि मेरी तरफ से तो सब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लैग तो नहीं है। चलो जल्दी से अंगूठे दिखा दो अगर लैग नहीं, मतलब सब कुछ क्लियर हो तो क्रिस्टल क्लियर लिख दो, जल्दी से लिखो चैट के अंदर ताकि मुझे समझ में आए। बिल्कुल, चलो हेलो आईडीएस, कैसे हैं आप? क्या हुआ रकैया जी, हाथ क्यों दिखा रही हो? भवानी सब ठीक? नो लैग, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल विल बी। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है फैराडेज लॉ से गिवन होता है, फैराडेज लॉ। ठीक है, और फैराडेज लॉ क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात कहता है फैराडेज लॉ, मतलब देखने में जितना सिंपल है एक्चुअली उतना ही ज्यादा यूजफुल लॉ है फैराडेज लॉ। और वो ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो -d∅/dt होता है, where phi is magnetic flux, t is time और e is भूतिया EMF, induced EMF। ठीक है, तो EMF की वैल्यू ये आ जाती है। अब जल्दी से मुझे बता दो इसके अंदर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा? चलो फटाफट से बताना बच्चों, ठीक है? और आपको समय मिलेगा इसके अंदर, बिल्कुल समय मिलेगा, कि कैसे मिलेगा, पर ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे 30 सेकेंड, चलो 28 और कम। वैसे तो मैं 20 सेकेंड देना चाह रहा था, पर चलो ठीक है 30 ले लो तुम, कोई बात नहीं। चलो, तो भवानी ने आंसर दे दिया है थर्ड का ए फॉर अच्छा डॉक्टर, एम्स वाला डॉक्टर, बहुत बढ़िया। श्रीजीत पॉल बता रहे हैं कैलकाटा, मिनाज कैलकाटा, बहुत बढ़िया। आराधना आगरा, रिया आगरा, रकैया आगरा, बहुत बढ़िया। चलो मतलब बात यह है पार्टिसिपेट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो पार्टिसिपेट करते रहो बच्चों, शाबाश। ठीक है, formula of the induced EMF due to rate of change of magnetic flux passing through a coil will be। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर आपको निकालना है तो बेसिकली ये तो आ ही गया है, तो फ्लक्स की वैल्यू तो चाहिए, और फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? वो होती है B.D। ठीक है, तो या मतलब B.A फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DA वेक्टर होती है। या अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसी को मैं आराम से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी बोल सकता हूं, यानी कि जो फ्लक्स आएगा वो यहां पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू -d/dt तो मैंने बता ही दिया था, बस फाई की वैल्यू B.A डालनी थी, B.A डालनी थी। समझ में आ गई क्या सबके? कोई हैरानी परेशानी तो बताते जाना भाई, ठीक है? चलिए, हाँ आगरा बताया तो बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है। हाँ मिनाज ने, हाँ वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पहले तो चीज क्या है और फिर उसकी यूनिट क्या है? जल्दी से बता दो इसका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड मिलेंगे आपको, फटाफट से आज शुरू हो जाओ, जल्दी से बता दो। 30 सेकेंड्स एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलो जल्दी बताओ। बहुत बड़े आइडियाज। एंड स्टूडेंट एक्स डिमॉन। चलो, भरत ने बताया 4th का आंसर कैलकाटा। राइमा कैलकाटा, रजनीश कैलकाटा। तुम लोग चीटिंग तो नहीं करते एक दूसरे की? एकदम से सारे सब लोग एक ही आंसर कैसे देते हैं बहुत ही तेजी के साथ? गोपी ने बताया वेबर। हाँ, ये एक आंसर लगाया, बॉम्बे आया ये। चलिए, आराधना ने बताया कैलकाटा। चलो भाई, एक्चुअली आंसर जो है वो कैलकाटा ही है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, समझ लो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअली यूनिट टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया जो होता है वो फ्लक्स होता है और उसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, गोपी ने बताया था ना वेबर, तो फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है बेटा। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया की यूनिट हो गई तुम्हारी मीटर स्क्वायर, वो हो गया 5 हो गया, मतलब 5 का मतलब हो गया वेबर। और इसका मतलब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं? इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये तो हो गया वेबर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट आएगी वो आएगी वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो 4th का सही आंसर हो जाएगा कैलकाटा। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे ये दे रखा है कुछ ऐसा, एक क्यूब दे रखा है और इसमें ये पूछा हुआ है कि अ क्यूब ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी। मैग्नेटिक फील्ड में यहां पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस बनी है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ द क्यूब? तो क्या लिखा जाएगा भाई? यहां से अंदर घुस रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है। इस वाले सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा? या चलो एक बार ट्राई कर लो, पहले ट्राई करें। आओ ट्राई करते हैं। तो यहां पे ट्राई करेंगे तो मान लीजिए आपको मैंने दे दिए 30 सेकंड से एक बार फिर, और ये स्टार्ट हो गए आपके 30 सेकंड। चलो जल्दी से बता दो, बताओ। क्वेश्चन नंबर डालें। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, क्या आ रहा है आपके हिसाब से? रकैया का आंसर आया दिल्ली। नो मोबाइल बिफोर हाई स्कूल एग्जाम प्रॉमिस। वाह क्या बात है, ऐसे कहते हैं, मतलब कमिटमेंट। ठीक है, उन्होंने बताया आंसर आगरा। चलो देख लेते हैं। हाँ जी, घंटा तो बज गया। तो आंसर क्या आएगा? जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स है वो आगरा आएगा। ठीक है, नेट फ्लक्स अगर पूछा होता, यहां पे उन्होंने क्या पूछा? मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट, बाहर निकलने वाला फ्लक्स पूछा गया। तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स, एक्चुअली यहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है BA, और यहां पे अंदर घुस रहा था BA, क्योंकि B इंटू एरिया। ऊपर वाले, नीचे वाले, आगे वाले और पीछे वाले जो साइड्स हैं, ऊपर नीचे पीछे और आगे, इन सब का फ्लक्स तो 0 ही है। यहां पे ये वाला जो फ्लक्स है ये एक्चुअली फील्ड इधर की तरफ है, पर एरिया वेक्टर नॉर्मली हम लोग बाहर की तरफ मानते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर अगर मैंने बाहर की तरफ माना तो B उधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो जो फ्लक्स आएगा जो कि होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर, वो हो जाएगा B इंटू A इंटू कॉस 180। कॉस 180 हो जाता है -1, यानी कि ये -BA आ जाएगा यहाँ पे फ्लक्स। ऐसे यहाँ पे जब आप फ्लक्स निकालोगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा B वेक्टर डॉट A वेक्टर, वो बन गया B इंटू A इंटू कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, तो ये प्लस BA आ जाएगा। तो मतलब अगर हम अरिथमेटिक सम निकालते सारे फ्लक्स का तो वो 0 आ जाता, क्योंकि उधर पॉजिटिव आता, इधर नेगेटिव आता, उधर प्लस BA इधर -BA, पर वो पूछा नहीं है। नेट पूछते तो 0 आ जाता, ये वाली बात सही है। इसी क्वेश्चन में नेट पूछा जाता तो आंसर डेली आता, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं है। इन्होंने सिर्फ इमर्जिंग आउट वाला पूछा है, बाहर कितना निकल रहा है, तो अंदर घुस रहा है, उससे क्या मतलब है? बाहर जो निकल रहा है वो BA है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा, BA स्क्वायर। कैपिटल A हो जाएगा एरिया, यानी कि
साइड जो है वो अगर छोटा ही है तो जो साइड ये एक फेस हो जाएगा वो ए स्क्वायर का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये फिगर दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और जो एरिया वेक्टर है वो आपको ये वाला बता रखा है और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। पूछा ये जा रहा है फ्लक्स बता दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको, एरिया भी दे रखा है और एंगल दे रखा है 60 डिग्री और नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, एक ही रिंग है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया वुड बी इक्वल टू, चलो भाई बताइए। समय जो है वो आपका एक बार फिर 30 सेकेंड्स का शुरू होता है। अब चलिए शुरू हो जाओ भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। 6 क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है बच्चों? एरिया दे रखा है 0.5, बी दे रखा है 2। सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, ठीक है। तो 6 का आंसर आ जाएगा, दिख ही रहा है, वैसे आपको भी दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है क्या आंसर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, घंटा बज गया है। और 6 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया? तो भाई फ्लक्स क्या होता है? वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी दे रखा है इन्होंने 2, एरिया दे रखा है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 × 5 हो गया 1 और ये आ गया हाफ। कॉस 60 क्यों लिखा? क्योंकि बी इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और इसका मतलब यहां पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 वेबर। वेबर बोलो या टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। यही दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और इस बार मैंने सवाल नहीं पढ़ा है तो इसलिए मतलब आपके लिए पढ़ के नहीं सुनाया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता हूं। चलो योर टाइम ऑफ 45 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। अब पढ़ देता हूं सवाल। फ्लक्स दे रखा है 0.02 cos 100 पाई टी, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लग रहा है मुझे यहाँ पे। एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज 50 इन द कॉइल, द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने अभी आपको बताया था बेटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाय डी टी, ठीक है। फ्लक्स आपको दे रखा है और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया है। 15 सेकंड बचे हुए हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के साथ लिख के बताओ कि आपके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। देखिए जरा कितने बच्चों का आंसर आया। रिया का आंसर आ गया दिल्ली। अनुप्रिया का क्या हुआ? कद्दू चटनी बना रही। छिपकली के क्या क्या अजीब अजीब बातें लिख रही, पता नहीं क्या हो गया बेटा, तभी ठीक है। कद्दू चटनी बना रही छिपकली की, हे भगवान। खैर हाँ जी, चलो डॉक्टर आईडीएस का आंसर आ गया 7th का कैलकाटा, ठीक है। और फिर तो उसके बाद तो कैलकाटा की मतलब बाड़ी आ गई, पूरा का पूरा मतलब ईच एंड एवरी कमेंट से द आंसर इज कैलकाटा, तो भाई कैलकाटा ही होगा, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि फ्लक्स की वैल्यू अगर आपको ये दे रखी है तो हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ की वैल्यू वुड बी गिवन बाय माइनस डी बाय डी टी ऑफ 0.02 cos 100 पाई टी, 0.02 cos 100 पाई टी, ठीक है। तो ये आ गया, माइनस अलग हो गया, 0.02 बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ 100 cos 100 पाई टी, तो 100 पाई भी बाहर आ गया और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन 100 पाई टी और रह गया। अब इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन पाई टी की वैल्यू, साइन 100 पाई टी की वैल्यू 1 होगी, यानी कि ई मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली इतनी आ जाएगी, तो वो हो गया 0.02 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, उसका डबल करोगे 6.28, तो आंसर आ जाएगा, एक मिनट कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, 0.02 cos 100 पाई टी, तो 100 पाई टी बाहर आ गया, ये आंसर गलत लिखा है क्या मेरे पास? 100 पाई कैसे लिखा हुआ है? फाई की वैल्यू है 0.02,
पर टर्न, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, ओके सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स भी 50 हैं, तो 50 से और मल्टीप्लाई होएगा ये, तो इनटू 50, यानी कि जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 100 पाए, बिल्कुल सही बात। और इसका मतलब आंसर हो जाएगा 314 वोल्ट। भर भर के आंसर कलकत्ता बता रहे थे हमारे प्यारे बच्चे, कलकत्ता दिल्ली में लगे हुए थे, दिल्ली तक तो खैर मैं भी पहुंच गया था। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 100 पाई, यानी कि 314, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 314 वोल्ट्स। समझ में आई बच्चों ये वाली बात? ठीक है ना, ध्यान रखना है यहां पर, ये जो जब हमने फ्लक्स निकाला है तो फ्लक्स निकालते टाइम ये जो फ्लक्स दे रखा है ये तो वेबर पर टर्न दे रखा है, और 50 टर्न्स भी हैं, यानी कि 50 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके टोटल फ्लक्स आएगा, और फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो 50 और आ गया यहाँ पे, और वो डिफरेंशिएट किया तो एक एक्स्ट्रा 50 और आ रहा है, तो 100 पाई विल बी द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये तो थोड़ा आसान लग रहा है, जल्दी से बता दो इसको। चलो जल्दी से का मतलब इसको आप बता दीजिए 40 सेकेंड्स में, ठीक है। 40 सेकेंड है आपके पास, तीव्र गति से 1 मिनट, ज्यादा तेज करने की जरूरत नहीं है, खटाक से आंसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, और उसके बाद लिखोगे आप आंसर, और क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर आएगा। और इस बात का ध्यान रखना कि आप एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देंगे, स्पीड पे कम, ठीक है। चलिए बताओ 8th का आंसर क्या आएगा, बताइए भाई बताइए, 8th का आंसर बताओ। 8th का आंसर भवानी ने बता दिया, कैलकाटा। Magnetic flux linked with the coil varies with the time as this. The magnitude of induced EMF at t equal to 2 seconds is. Induced EMF निकालना है 2 सेकेंड। हाँ भाई 8th का आंसर क्या आना शुरू हुआ, कैलकाटा। अनन्या ने बताया कैलकाटा, अभिषेक चौधरी कैलकाटा, रायमा भरत, रकैया, सिद्धिका, सब ने कैलकाटा बता दिया। आराधना भी कैलकाटा, बहुत बढ़िया। प्रेम शर्मा कैलकाटा, भवानी का आ गया चमकता हुआ डॉक्टर, सी फॉर कैलकाटा। चलो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। सिंपल सी बात है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरी विद द टाइम एज दिस। तो भाई फाई की वैल्यू दे रखी है 3t² प्लस 4t प्लस 9। ईएमएफ हो जाता है -d∅/dt, वो हो जाएगा -d/dt ऑफ 3t² प्लस 4t प्लस 9। तो टाइम के टर्म्स में अगर मैं ईएमएफ की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी -6t प्लस 4, ठीक है। और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। टाइम अगर आपने 2 सेकेंड दिया तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गई, माइनस टाइम को 2 सेकेंड डाल दिया, t = 2 सेकेंड्स पे निकालना है ना, तो 2 डाला तो ये आ गया 12 प्लस 4, यानी कि आंसर आ गया 16। एक्चुअली वो -16 आया, पर माइनस साइन आप कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि लेंजेस लॉ के हिसाब से माइनस साइन सिर्फ सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कि डायरेक्शन का या ईएमएफ की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वैसे अब 16 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, तो सही आंसर हो जाएगा कैलकाटा। इस बार कैलकाटा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन आपके सामने, मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है लिंक्ड विद द क्लोज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फ्लक्स दे रखा है, ईएमएफ पूछा है t = 0.2 सेकेंड्स पे, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पे इस बार रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा दे रखा है। अब देखते हैं आप इसको कर पाते हो क्या। और इस बार मैंने क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दिया है, इसलिए यू विल बी गेटिंग ओनली 30 सेकेंड्स। चलिए भाई समय आपका शुरू होता है अब। चलो 30 सेकेंड्स के अंदर देखते हैं बच्चों आपका आंसर आएगा क्या। वो भवानी लैग हो रहा है, चलो भाई बताओ भाई 9th क्वेश्चन का आंसर। बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ भाई 12th के आंसर आने शुरू हो गए। आराधना ने दिया कैलकाटा, मिनाज कैलकाटा, विकास फिर कलकत्ता। यार आज का कैलकाटा बड़ा पॉपुलर हो रखा है आज, है ना। मिनाज, विकास, रकैया, कैलकाटा दे दिया। सोनू ने बताया दिल्ली,
बहुत बढ़िया भवानी ने सी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, क्या बात है। तो कैलकाटा एक बार फिर भर गया है पूरे के पूरे चैट बॉक्स में। यार तुम्हारे लाइक थोड़े कम लग रहे हैं, थोड़ा लाइक वाइक मार दो यार वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइल लिंक्ड विद अ क्लोज्ड ऑफ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम वेरीज विद टाइम t, ठीक है। तो फ्लक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो हो जाएगी 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, और ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस अलग हो गया और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 10t। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हाँ 10t माइनस 4, ठीक है। तो ये ईएमएफ आ गया, ईएमएफ की वैल्यू हो गई 4 माइनस 10t। कब की बात कर रहा है, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द सर्किट एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ, यही निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको टाइम को डाला 0.2 सेकेंड, तो 4 माइनस 2 सॉरी 0.2 इंटू 10, यानी वो आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो दिल्ली आएगा। पब्लिक कैलकाटा बता रही थी चिल्ला चिल्ला के, सही आंसर है बच्चों दिल्ली, ठीक है। अनुप्रिया कह रही मैंने लाइक नहीं किया, पहले नाम लो फिर लाइक करूंगे। भाई लाइक देखो ऐसा है, जोर जबरदस्ती से लाइक नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं लगे तो मत करो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे नाम ले लिया वैसे मैंने तुम्हारा इसी बहाने। चलो भाई समझ में आ गया सबको, कैलकाटा कैलकाटा चिल्ला रहे थे सारे के सारे, ठीक है। आंसर दिल्ली है, वेरी गुड समीक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्क्वायर कॉइल 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। बहुत ही आसान सवाल, मतलब बेहद आसान सवाल, 30 सेकंड से बजा रहा तो बनते ही नहीं सवाल के अंदर, वो भी खासकर सवाल पढ़ लेने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और खास बात पता है क्या मजे की, कि ऐसे सवाल नीट में आ जाते हैं, नीट के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए भाई 10th का आंसर जो है भवानी ने बता दिया कैलकाटा, सॉरी भरत ने बता दिया कैलकाटा। फिर एक बार कैलकाटा, या इस बार तो मुझे लग रहा है ना तुम लोगों ने ठान लिया कि हम तो कैलकाटा ही बोलेंगे, सब कलकत्ता कलकत्ता करेंगे चाहे आंसर कुछ भी आ रहा हो, ठीक है। ऐसे कर रहे हो ना तुम, यही कर रहे हो ना, बदमाशी कर रहे हो ना, सही बताओ। चलो इसका आंसर कैलकाटा कैसे हो सकता है यार, कैलकाटा तो 0 है, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर दोगे क्या, ठीक है। अब अब जो सही आंसर देगा उसका नाम मैं लूंगा, ठीक है। हाँ ये सब गलत वाले हैं, सब पता नहीं गलत ही, पता नहीं तो क्या मार रहे हैं। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर, तो ये रही एक स्क्वायर कॉइल। अब ये मत कहना सर ये तो रोम्बस है, अरे वो पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है, दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो ये स्क्वायर है, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर एरिया वेक्टर नहीं है, एरिया परपेंडिकुलर है, और अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली एरिया का जो वेक्टर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही आता, ठीक है। समझ लो इस बात को। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। अब सिंपल सी बात यहां पर ऐसे मान के चलिए कि जैसे मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं, और अगर आपने मान लो एरिया ऐसे रख दिया, तो एरिया का जो वेक्टर है वो इधर की तरफ आ जाएगा, तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इस केस में हम फ्लक्स की बात करेंगे तो वो बी डॉट ए लिखते टाइम वो बन जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस 90, और कॉस 90 हो जाएगा 0, तो यहां 0 आ जाएगा। सही बात है, क्योंकि जो फील्ड लाइंस ऊपर से निकली वो ऊपर से निकल गई, जो नीचे से निकल रही थी वो नीचे से निकल गई। अब सही बात है, ऐसा तो होगा नहीं कि यहां से फील्ड लाइन जा रही थी उसके वैसे तो सीधी जा रही थी, अरे देखो गड्ढा, तो यहां से होकर निकल गई। अब ये तो नहीं होगा ना यार, ठीक है, ये चीज तो नहीं ही होने वाली है। तो होना क्या, या तो ऊपर से निकलेगी या नीचे से निकलेगी। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो ये वाली आ जाएगी। समझ में आ रही बात। तो अब ऐसे ही यहां पे अगर आप देखते हो तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, एरिया ऐसा है और उसके परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर है, और उसी के परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है।
यानी कि फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपस में जीरो है, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू सीधे सीधे b इंटू ए इंटू कॉस जीरो आ जाएगी। कॉस जीरो हो जाएगा 1, यानी कि b और a को मल्टीप्लाई करना है। 0.01 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.01 इंटू 1000। तो यहां पे कुल मिला के जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 क्या वेबर। तो 10 वेबर वुड बी द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज आगरा। कैलकाटा कर रहे थे हमारे प्यारे बच्चे, ठीक है क्या? चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 11। क्या है भाई 11th क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सवाल पढ़ो और जवाब दो, समय मिलेगा आपको पूरे 45 सेकेंड्स। शुरू हो जाओ, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड आइडियस। हाँ जी, 11th का आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 11th का आंसर रिया ने बताया बॉम्बे, गौतमी ने बताया बॉम्बे, बहुत बढ़िया। रिया बॉम्बे, रकैया बॉम्बे, आईडीएस बॉम्बे, यादव उमंग का आंसर आ गया बॉम्बे। यूके घोष बाबू केमन आछो? भालो आछो तो? बॉम्बे एंड आईडीएस रिया, चलो सबके आंसर बॉम्बे आ रहे। एक मिनट हमारे प्यारे भवानी ने आंसर कलकत्ता दिया है, ठीक है, भवानी ने कलकत्ता दे दिया, बाकी सब बॉम्बे। राहुल सैनी ने भी कहा भी कलकत्ता आ गया है। चलो देखते हैं, समाधान का भी आंसर आ गया, समाधान ने समाधान दिया है बॉम्बे, मिनाज बॉम्बे। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैसे होता क्या है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो माइनस डी फाई बाई dt होता है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है चीख के कि फील्ड की जो ईएमएफ का डायरेक्शन जो इंड्यूस होता है वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस इटसेल्फ। अपोजेस इटसेल्फ अपोज करना थोड़ा सा गलत कहेंगे हम। इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट। ये कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं बेस्ट कौन सा है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस इटसेल्फ है। एक मिनट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट इंड्यूस अपोजेस इटसेल्फ। ये वाली बात भी गलत है, करंट भी अपने आप को अपोज नहीं करता। इवन ईएमएफ जो होता है वो भी अपने आप को अपोज नहीं करता। एक्चुअली ये वाली बात भी गलत है। सही बात तो यही है कि आंसर एक्चुअली बॉम्बे आने वाला है। क्यों बॉम्बे आने वाला है समझो भाई, सीधी सी बात यहां पर ये है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट of magnetic flux associated, rate of change of magnetic flux associated with it। यही तो कह रहा है वो, induced EMF d phi by dt के प्रोपोर्शनल होता है। यही तो है कि बॉम्बे। अगर आप ये कहोगे सर नहीं सर लेकिन वो पहले वाला भी तो सही है या दूसरा वाला भी सही, ईएमएफ ये माइनस साइन कुछ अपोज कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, माइनस साइन अपोज कर रहा है। किसे अपोज कर रहा है? माइनस साइन अपोज कर रहा है डायरेक्शन या सॉरी उस चेंज को जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। एक्चुअली यही लेंजेस लॉ है, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या कहता है कि जैसे अगर कोई लूप है, उसके अंदर कोई फील्ड थी, उसको आपने बढ़ाना शुरू किया, तो अगर अंदर वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो इस लूप के अंदर करंट ऐसे डायरेक्शन में दौड़ेगा कि वो अंदर की तरफ बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज कर पाए, ठीक है। यानी कि वो करंट इस डायरेक्शन में दौड़ाएगा, वो करंट इस डायरेक्शन में दौड़ाएगा, तब जाके कुछ मजा आएगा। समझ में आई कि नहीं आई ये वाली बात? ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो बॉम्बे आएगा। इट अपोजेस द, या इसको थोड़ा से और अच्छे शब्दों में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस इट्स ओन कॉज। ईएमएफ क्यों हुआ था? ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है? ईएमएफ इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि फ्लक्स वेरी कर रहा है।
तो फ्लक्स का जो वेरी करना है वो उसकी कॉज है। तो जो वेरिंग फ्लक्स है उसको वो हमेशा अपोज करता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर शुद्ध भाषा में समझो तो ये है कि ये जैसे इन्होंने लिख दिया, ये करंट खुद को अपोज कर रहा है, अपोजेज इटसेल्फ। ये अपोजेज इटसेल्फ ही गलत है। यहां पर भी लिख दिया ईएमएफ जो है वो अपोजेज इटसेल्फ, वो गलत। वो खुद को अपोज नहीं कर रहा है, वो अपनी कॉज को अपोज कर रहा है, वो अपने पिताजी को अपोज कर रहा है। जिनकी वजह से पैदा हुए हैं ये उन्हीं को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही है ये। ठीक है, इनका काम क्या है, ये मतलब ये हमको किसने पैदा किया, किसने पैदा किया हमको, किसने पैदा किया, भाई फ्लक्स चेंज हुआ था उसकी वजह से पैदा हुए हो तुम, हटाओ उसको। अरे यार तुम अजीब आदमी, मतलब जिसकी वजह से पैदा हुआ उसी के पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा मजाक वाली बात है, पर इससे क्या चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं तुमको हर हालत में हर चीज घुटवा दूं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज याद आई इससे मुझे, इससे तो खैर क्या मतलब इन ऐसी गप्पे मारते मारते याद आई कि अभी कल हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बात कही, और वो बात करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब मुझे कैसा लग रहा है, ऐसा हुआ कि मतलब बाय द स्लिप ऑफ अ टंग वो कुछ ऐसा कुछ बोल गए कि जेई और नीट का जो सिलेबस है वो वही आएगा जो इसका, जो इसमें से निकलने वाला है, क्या नाम है उसका, जो सीबीएसई का जो रिड्यूस सिलेबस है उसी में से वही रिड्यूस सिलेबस जेई और नीट का भी है। पर अब नया क्लैरिफिकेशन आ गया है। ठीक है, वो वेबसाइट पे भी आ गया है और सब जगह आ गया है। और इवन जिस न्यूज़ चैनल्स जो पहले ये दिखा रहे थे कि हाँ वो कम हो गया, सिलेबस कम हो गया, और उन्होंने भी वो भी रिवर्ट कर गए हैं कि नहीं, सिलेबस सीबीएसई का कम हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट, जिसके ऊपर मैंने आज एक सेशन भी बनाया था दिन में 12 बजे, उसका लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा या मैं ये अभी मतलब कमेंट कर दूंगा। तो वो सिलेबस कम हुआ है सीबीएसई का, लेकिन अब वो एकदम से रिवर्ट कर गए कि नहीं, नीट और जेई का सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, नीट और जेई पूरा पढ़ा जाएगा। मुझे आज भी पढ़ाते पढ़ाते भी वो जो जब मैं वो सिलेबस डिस्कस कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें हट गई हैं, तब भी मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि यार मतलब इतना सारा पढ़ाया और बच्चों ने भी पढ़ा और हमने भी मतलब अपने यहाँ पे जान लगाई है, सब कुछ पढ़ाया और वो सब सिलेबस से हटा दिया। अब जाके लग रहा है कि नहीं चलो कम से कम सारी मेहनत बेकार तो नहीं हुई, एटलीस्ट मेरी तो नहीं हुई। तुम पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे मालूम नहीं है, हालांकि हमारे बच्चे खुश हो गए थे। इनफैक्ट 21 तो छोड़ो, हमारे तो बच्चे बहुत भोले होते हैं यार, 21 तो छोड़ो 22 वाले बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे, 2022 में इनको देना सर हमारा भी सिलेबस कम हो गया क्या। अरे मैंने कहा यार अभी 21 का तो भरोसा नहीं हो रहा, वो गलती से उनके मुंह से निकल गया था। ये बात मैंने आज उसमें सेशन में बोली भी थी कि बाय ऑल मीन्स यही लग रहा है कि उनके मुंह से गलती से निकला है, और सिलेबस चेंज शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी अब सेशन था तो सीबीएसई में जो भी चेंजेस थे वो सारे मैंने कर दिए, वो सारे मैंने बता दिए हैं कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हट गई हैं। हालांकि कुछ चीज़ें बहुत ही मजाकिया रूप में हटी हैं। न्यूटन लॉ आपको जान के बहुत खुशी होगी या मतलब हंसी आएगी पता नहीं, पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हटा दिया गया है, पर सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, बाकी पूरी मैकेनिक्स, वर्क पावर एनर्जी, बाकी सब कुछ, सर्कुलर मोशन, बाकी सब है, सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हटा दिया है। अब कोई मुझे ये समझा दे, बस कोई समझा दे कि बिना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पूरी मैकेनिक्स कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट, तुम्हारा सिलेबस पूरा है। ठीक है, इवन मैंने उस सेशन में के अंदर मैंने ये भी बता दिया है कि भाई क्या चीजें हटाई हैं तो वो एक्चुअली किसी काम, जैसे पोलराइजेशन नाम का पूरा चैप्टर हट गया तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वो कहीं और काम नहीं आता, हट गया, जान छूटी। ठीक है, हालांकि वो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, पर नीट और जेई में नहीं, सीबीएसई में हटा है बस, और नीट और जेई में पूरा सिलेबस ही आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, और कोई कंफ्यूजन ना रखें आप, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं, बिल्कुल कोई इस तरीके की कोई चीज नहीं है। आखिरी सवाल देख लो आज का, क्वेश्चन नंबर 12, चलो जल्दी से बताओ। कॉइल हैविंग एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड which changes from 1 Weber per meter square to 4 Weber per meter square in 2 seconds. The EMF induced in the coil will be, चलो EMF होता है d∅dt या ∆∅ ∆t भी कह सकते हैं। चलो इसी बात पे जल्दी से 30 सेकंड्स के अंदर इसका आंसर दे दो। देखते हैं क्या आप इसका आंसर 30 सेकंड्स में दे पाते हैं। बहुत ही तीव्र गति से आंसर देंगे क्या हमारे प्यारे बच्चे। विश्वजीत दत्ता, आमी बंगाली नॉय, मैं आई एम नॉट अ बंगाली, मतलब तुम बंगाली में लिख रहे हो, मैं पूरा नहीं समझ पाऊंगा बेटा तुम क्या लिख रहे हो। आमार प्रणाम, ये ऐसा कुछ लिखा है तुमने, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। I have stayed in Calcutta for some time, and that's why I know a little bit of Bengali, but that doesn't mean कि मतलब मैं बिल्कुल PhD कर लूंगा बंगाली में। ठीक है, चलिए
भवानी जी आंसर आंसर दे दिया बॉम्बे, गौतमी ने दिया दिल्ली, ट्रू गेमिंग दिल्ली, गोपी आगरा, बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, कैलकाटा भी आ गया है, रुकैया ने दे दिया कैलकाटा। तो हमारे पास सारे ऑप्शन आ गए भाई, सारे ऑप्शन आ गए, तो जो सही आंसर है वो है बॉम्बे। ठीक है, देख लेते हैं कैसे आया। कॉइल इज हैविंग एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फील्ड कितनी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम 1 वेबर टू 4, यानी कि 4 - 1, ये आ गया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया किया, तो क्या ये चीज चेंज इन फ्लक्स बन गई। 4 × 2 पहले का फ्लक्स, सॉरी बाद का फ्लक्स, और 2 × 1 जो है वो इनिशियल फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स आ गया 4 - 1 3, 3 × 2 6 वेबर्स। ठीक है, ईएमएफ जो होता है वो होता है -ΔΦ/ΔI, वैसे तो dφ/dt होता है, पर अगर कुछ नहीं बोला है तो मतलब एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, और एवरेज जो हो जाएगा वो जाएगा -ΔΦ, तो हो गया 6, और टाइम कितना लगा, ये कितनी देर में हुआ ये कार्यक्रम, 2 सेकंड में हो गया ये कार्यक्रम, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो माइनस की तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 वोल्ट जो है वो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बेटा, चलो आगे बढ़े क्या। अरे एक क्वेश्चन और है अभी हमारे पास। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंड्यूस्ड, इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए हमको रिगार्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इनकरेक्ट पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए बताइए, इसका आंसर आपको देना है 30 सेकंड्स के अंदर। सवाल पढ़ो, जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी, तीव्र गति से आंसर देंगे हमारे प्यारे बच्चे। 13th का आंसर भरत ने दे दिया है कैलकाटा, विजय का आंसर आ गया कैलकाटा। 13th का बेटा, 13th का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखो, दिख गया था क्या? चलिए, योगेंद्र का कैलकाटा, गुड्डू बॉम्बे। चलो आईडीएस का ने भी बॉम्बे दे दिया है, देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम व्हेन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, तो कॉइल में बी मेड इन द कॉइल में बी मेड अप विद इन कॉइल, कॉइल में बी कनेक्टेड विद एन ओपन सर्किट, कॉइल में बी कंडक्टिंग नेचर, और इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। एक मिनट, कुछ तो इंग्लिश गड़बड़ है इस वाले क्वेश्चन में, रुको 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 रुको, क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, ईएमएफ is induced in it, then select the incorrect statement regarding induced EMF in the coil। अच्छा, coil may be made up within the coil may be connected with an open circuit, हो सकती है। वैसे यहां पे देखो आंसर तो जो है मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछे हुए हैं ना, कॉइल में बी ऑफ कंडक्टिंग नेचर हो सकती है, तो आंसर जो है यहां पे क्या आएगा? एक मिनट, कुछ यहां पे लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड। शुरू करते हैं हम आज का सेशन, और पहला सेशन है ये। बेसिकली आज हम लेंजेस लॉ की बात कर रहे हैं बच्चों। लेंजेस लॉ वो है जिसके जो ये बताता है कि किसी भी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स या जो ईएमएफ जनरेट होता है, वो ईएमएफ हमेशा इस तरीके से जनरेट होता है कि वो अपने खुद की कॉज को अपोज कर पाए। ठीक है, चलो तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से बता दो बच्चों मुझे आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है। 45 सेकंड्स देता हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और बिल्कुल छोटा सा सवाल है, नन्ना मुन्ना सा। चलो देखते हैं हमारे बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं क्या। तब तक मैं जरा बच्चों से मिल लूं। हेलो बच्चों, हाय जोया, हाय पंकज, हेलो शालिनी, आशी, प्रतीक्षा, डॉक्टर शेख, मुस्लिम गर्ल एंड उर्वा, हेलो। अच्छा चलो भाई बताइए फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। शुरू हो जाओ बच्चों।
पहले क्वेश्चन का आंसर, magnetic flux in a coil of 100 turns increases by 12 into 10 to the power 3 Maxwells in 0.2 seconds. Due to the motion of the magnet, the EMF induced in the coil will be. अब सवाल यहां पे ये आता है कि मैक्सवेल क्या होता है। चलो भाई बताओ बच्चों। हाँ भाई, आ गया आंसर? क्या आया इसके अंदर? चलिए, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इंक्रीजेस बाय 12 into 10 to the power 3 मैक्सवेल्स। तो अब एक यहाँ पे बस छोटा सा क्वेश्चन है, यही है कि एक मैक्सवेल होता कितना एग्जैक्टली। तो जब मैक्सवेल की जब आप बात करते हैं बच्चों, तो क्या मुझे बता सकते हो बच्चों, एक मैक्सवेल कितने वेबर का होता है, या एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, बता सकते हो क्या? हाँ जी, बॉम्बे आंसर आने शुरू हो गए। चलो भाई आंसर आने शुरू हुए। रिया का आंसर बॉम्बे, जोया का आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। एंड रुकैया बॉम्बे, बहुत बढ़िया। सृष्टि, शालिनी, चलिए बॉम्बे आ रहा है पब्लिक का आंसर। एनीवेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो d∅dt होती है, राइट? ठीक है बच्चों, ये वाली बात। ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली -d∅dt होती है, और यही फैराडेज लॉ था। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इंक्रीजेस बाय 12 into 10 to the power 3 मैक्सवेल्स इन 0.2 सेकेंड्स। यानी कि जो फ्लक्स चेंज हुआ वो हुआ 12 into 10 to the power 3 मैक्सवेल्स, वो हुआ है 12 into 10 to the power 3 मैक्सवेल्स इन 0.2 सेकेंड्स। अगर मुझे इसके वेबर में कन्वर्ट करना है तो वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन क्या होता है, 1 वेबर जो होता है, 1 वेबर वो 10 to the power 8 मैक्सवेल्स के बराबर होता है। ठीक है, अगर 1 वेबर 10 to the power 8 मैक्सवेल्स के बराबर होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि बस अब ये तो मैक्सवेल्स में दे रखा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 to the power 8 अपॉन मतलब दिस इंटू 10 to the power -8 कर देंगे तो अब ये वेबर में आ गया। ठीक है, और ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी। अब देखो यहां पर आपको जो फ्लक्स दे रखा है वो फ्लक्स इंक्रीजेस बाय इतना इन 0.2 सेकेंड। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, मतलब टोटल फ्लक्स ही दे रखा है, ये पर टर्न फ्लक्स नहीं है कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े। तो जो 100 है बेसिकली वो यहाँ पे जंक डेटा है, फालतू में दे रखा है। ठीक है, आपको सीधे सीधे ये बोला गया था कि टोटल फ्लक्स कितना है। ठीक है, टोटल फ्लक्स में चेंज इतना आया और टाइम लगा 0.2 सेकेंड, बस दोनों को डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 तो यहाँ से हटा तो यहाँ पे 10 बन गया, ये हो गया 6, और ये हो गया 10 to the power 4, और ये हो गया 6 into 10 to the power -5। यानी कि ये आ जाएगा 6 into 10 to the power -5 आया ना, यही आया ना, ये हो गया 10 to the power -8 और 10 to the power -5, सॉरी 10 to the power -4 आएगा, ये उधर 10 भी है। और इसका मतलब ये हो गया 6 into 10 to the power -1 मिली वोल्ट। इतने तो वोल्ट्स था, इतने मिली वोल्ट हो गया, यानी कि 0.6 मिली वोल्ट आ गया। यानी कि आंसर आ जाएगा आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने आंसर बॉम्बे बताया था, बॉम्बे नहीं है आंसर, आगरा है। समझ में आ गई बेटा, गलती क्या है? ठीक है, मिली वोल्ट नहीं है, सॉरी वोल्ट्स में नहीं आएगा, मिली वोल्ट्स में आएगा। सही आंसर इसका आगरा है। ठीक है, और खास बात देखना 100 टर्न्स जो है वो मतलब जंक डेटा है, फालतू में दे रखा है। इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन चीख के बताता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन में भी क्लियरली ये वाली बात लिखी हुई है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इंक्रीजेस बाय दिस। तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। इस क्वेश्चन से हमने 2 बातें सीखी हैं। पहला, ये तो खैर हमको आता ही था, इसकी भी बात नहीं कर रहा। पहली बात जो हमने यहाँ पे सीखी है वो तो हमने वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन देखा। ठीक है, याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। और दूसरी जो हमने यहाँ पे बात सीखी है वो ये सीखी है कि अगर आपको फ्लक्स दे रखा है और वो पर टर्न नहीं बोला है तो नंबर ऑफ टर्न से आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 2 की अब लोग बात करते हैं। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन बताइए आप लोग देख के। थोड़ा सा लंबा सवाल लग रहा है, पढ़ना भी पड़ेगा पूरा का पूरा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 1 मिनट दे देते हैं आपको। चलो भाई 1 मिनट है आपके पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए शुरू हो जाइए। ठीक है अबू बकर, हाँ जी बताओ बच्चों क्या आ रहा है इसका आंसर। सवाल पढ़ दूं आपके साथ लगातार? चलो सवाल पढ़ते जाते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, a closed coil consists of 500 turns on a rectangular frame of area 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया पहली बात, जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना मत भूल जाना। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohms, ठीक है। द कॉइल इज केप्ट इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल व्हेन इट इज टर्न्ड बाय 180 डिग्रीज। बहुत ही बढ़िया, छोटा सा सवाल, उम्दा सा क्वेश्चन, और डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन का होता है। एक्चुअली इसका फॉर्मूला बस पता होना चाहिए आपको। सवाल ये कि क्या आपको फॉर्मूला पता है? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। कुछ आंसर आया क्या पब्लिक का? हेलो सैयद कैसे हैं आप? चलो डॉक्टर शेख का आंसर आ गया है बॉम्बे। अंकुश का भी आंसर आ गया बॉम्बे। ठीक है चलिए रुकइए का आंसर कैलकाटा आ गया है। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्लोज्ड कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स। बहुत खुशी की बात है। इन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका कुछ एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, ठीक है। एंड हैज अ रेजिस्टेंस भी दे रखा है। एक बात जान लो, कान खोल के सुन लो, कभी भी आपसे कोई कहता है कि इसमें से कितना चार्ज बह गया, तो जो चार्ज बहता है दैट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज गिवन बाय डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहां पे एक बात ये आती है, हो सकता है आपको ये लगे कि सर 180 डिग्री घुमाया है, तो 180 डिग्री घुमाया मतलब इसको बस पलट के ऐसा कर दिया। तो अगर 180 डिग्री ही घुमाया है, ऐसा था ऐसा कर दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? एरिया तो उतना ही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर पहले एरिया वेक्टर बाहर की तरफ था, मान लो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ था और फील्ड भी बाहर थी, तो अब जब इसको आप पलटोगे तो क्या होगा? जब आप इसको पलटोगे तो फील्ड तो बाहर थी पर एरिया वेक्टर तो अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। इसको ऐसे सोचो कि अगर मान लो फील्ड इस डायरेक्शन में होती, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में होती और एरिया ये है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या आता? 0। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता तो फील्ड तो होती इधर पर एरिया वेक्टर होता इधर, और यानी कि उनके बीच में एंगल क्या आता? 180। फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए, तो यानी कि बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एंगल। तो पहले वो होता बी इंटू ए इंटू कॉस 0, अब होता बी इंटू ए इंटू कॉस 180। यानी कि पहले फ्लक्स आता प्लस बी ए, बाद में आता माइनस बी ए। कॉस 180 -1 होता है। यानी कि अगर मैं चेंज की बात करता तो इन दोनों का डिफरेंस लिखना पड़ता, मॉडल्स लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2BA आ जाता है चेंज इन फ्लक्स। और जैसे ही चेंज इन फ्लक्स निकल के आ गया, उसके बाद में क्या कह सकता हूं कि भाई चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से 2BA आई गई है, बस 2BA/R। और खास बात यह कि नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पे n दे रखे हैं, तो B है, एरिया है और नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पे सीधे फ्लक्स नहीं दिया हुआ है, फ्लक्स निकालना है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, बी की वैल्यू दे रखी है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 500 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है। और अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास, और जो सही आंसर आता है बच्चों इस केस में वो आएगा आंसर आगरा। कितने लोगों का आंसर आगरा आ गया ना? जल्दी से जरा अंगूठे दिखा देना। बिल्कुल सही बात है, रुकेगा। हाँ एक n और आएगा, बस 2BA/R नहीं है, 2NBA/R है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो आगरा आ जाएगा। क्लियर है सबके? समझ में आ गया सबको बढ़िया से? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे क्या? नीट के अंदर ये क्वेश्चन अगर आ गया तो सॉल्व कर लोगे क्या? चलिए अच्छा आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ कॉइल ऑफ मीन एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर
having 1000 turns is held perpendicular to a uniform field of 0.4 गॉस। अब ये एक और चीज आ गई, गॉस क्या होता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर मेरा टारगेट यही है कि जितने भी तरीके के अलग अलग सवाल आ सकते हैं वो मैं सारे आपके सामने कवर कर दूं। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वन मैक्सवेल जो होता है वो 10⁻⁻8 वेबर के बराबर होता है, और मैक्सवेल जो है वो फ्लक्स की यूनिट होती है। ऐसे ही गॉस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो बच्चों जल्दी से लिख के कि ये जो गॉस है, वन गॉस कितने टेस्ला के बराबर होगा? ऐसा यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो टेस्ला होती है, तो एक गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है, जल्दी से मुझे बता सकते हो क्या? पहले मुझे चैट में ये बताओ, ये सवाल अपन बाद में करेंगे, ठीक है। वैसे कॉइल को 180 डिग्री घुमा दिया 110 सेकंड में, तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पूछा है। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू सीधे सीधे डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होती है। वैसे तो माइनस साइन भी होता है, पर माइनस साइन से डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होता है, हमें तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन चाहिए। 180 डिग्री घुमा दिया, इसका मतलब 2NBA अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, एक जो गॉस होता है वो कितने टेस्ला के बराबर होता है? फटाफट बता दीजिए। 10⁻⁻4 ऐसा बताया मुझे भरत ने। चलो चलो बता ही दिया है तो एक काम करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइम मिलेगा आपको इसको सॉल्व करने का 45 सेकंड्स, वो भी हल्की सी कैलकुलेशन है इसलिए, हालांकि ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर ही दिया। चलो जल्दी जल्दी से करके बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ भाई लिख दूं क्या? एक मिनट। वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। चल इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? ओ हेलो हेलो भरत, नमस्ते। हेलो रुकैया का आंसर आ गया थर्ड का, बॉम्बे। अंकुश बॉम्बे, सैयद बॉम्बे, तुषार आगरा एंड चलो ठीक है आंसर देखें। चलो देख लेते हैं आंसर फटाफट से क्या आ रहा है इसका। वन गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला, और जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, हाँ दे रखे हैं 1000, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? बी दे रखा है 0.4 गॉस, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 500 इंटू 10⁻⁻4, तो नीचे 10⁻4 लिख देता हूं, जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। ये आ गया फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकर 1/10 ऑफ अ सेकेंड, यानी कि 0.1, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो जो एवरेज ईएमएफ वो आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एवरेज इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, इसलिए हम यहाँ मैंने डेल्टा वाला टर्म यूज किया है। एक्चुअली तो ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो -d∅/dt होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है, ये एवरेज ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो ΔΦ/Δt होगा। अब बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज दे रखी है, इनको सॉल्व करना है। कर सकते हैं क्या इनको सॉल्व? बिल्कुल कर लेंगे, और जो सही आंसर आएगा वो आंसर आएगा आगरा। द करेक्ट आंसर वुड बी, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है आगरा। समझ में आ गई बच्चे सबके? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, द लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसी कॉइल के अंदर, तो उसका जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से क्या आंसर आएगा? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, 30 सेकंड वाला जवाब क्वेश्चन है ये, ओनली 30 सेकंड्स। चलो 30 सेकंड में सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हम लोग? फटाफट से बता दो इसका आंसर। ये वाला आसान सवाल है भाई, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलिए बहुत बढ़िया अंकुश, हेलो शहबाज, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी शालिनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी बताओ, फोड़ के बताओ, जल्दी बताओ, लाइक करते जाओ। ठीक है चलिए
क्या आया फोर्थ का आंसर? तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा, रुकैया ने बताया बॉम्बे, रिया ने बताया बॉम्बे, पंकज ने बताया आगरा, बॉम्बे 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 की बाहर आ गई मतलब बिल्कुल। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, देखो सीधी सी बात है, ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी होता है ना, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और फ्लक्स कम होगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ तो दोनों केस में इंड्यूस होगा, और इसका मतलब जो आंसर है वो तो दिल्ली आएगा भाई। ये मस्ट इंक्रीज मस्ट डिक्रीज तो गलत ही है, ठीक है ना। ना आगरा सही है ना बॉम्बे सही है, पब्लिक आगरा या बॉम्बे के पीछे पड़ी हुई है ना धोके, ठीक है। हाँ पागल क्वीन कैसी हैं आप? अच्छा पहले लिखा हुआ मैं तो पागल हूं ऐसे मत करो, चलो पढ़ाई करो। हाँ दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है स्वास्तिक। चलो हेलो अनन्या, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर अ मेटल रिंग केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और बार मैग्नेट इज हेल्ड अबव द रिंग विद इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। If the magnet is dropped freely, the acceleration of the falling magnet is its acceleration जो होगी g is the acceleration due to gravity। तो इसकी acceleration क्या होगी? तब ये ऊपर से गिर रहा है तो इसकी acceleration क्या होगी? सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा सवाल है, क्या कैसे बताओगे इस वाले क्वेश्चन को? तो क्या करेंगे इसको हम? सिंपल देखो सीधी सी बात यहां पर ये है कि अगर एक मैग्नेट है और एक रिंग है, ठीक है। अब जैसे अगर यहां पे एक मिनट, मैग्नेट है क्या मेरे पास? बिल्कुल मैग्नेट है मेरे पास, ये रहा मैग्नेट, ठीक है। अगर मेरे पास मैग्नेट है और एक रिंग भी है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अगर यहां पे मैग्नेट है और यहां रिंग है, अब होता क्या है कि अगर मैंने मैग्नेट इसके ऊपर से छोड़ा, हालांकि ये मैग्नेट उतना स्ट्रांग नहीं है और रिंग भी कॉपर की नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ कोई मेटल है, तो अगर इस रिंग के ऊपर अगर मैं मैग्नेट छोड़ता हूं तो क्या होगा कि अगर जैसे यहाँ पे नीचे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेट के ऊपर यहाँ पे एक डॉट बनी हुई है, ठीक है, और वो डॉट इसीलिए बनी है क्योंकि ये नॉर्थ पोल है। अब अगर ये नॉर्थ पोल इसके पास आएगा तो क्या होगा? ये नॉर्थ पोल जब इसके पास आएगा तो उसकी वजह से इसके अंदर नीचे की तरफ जो फील्ड है वो बढ़ेगी, समझो इस बात को, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये तो मैंने बनाई रिंग और ये मैंने बनाया एक मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ पोल से तो फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, ठीक है, और साउथ पोल में घुस जाती हैं, ऐसे जाके घूम के साउथ पोल में घुस गई, ठीक है। अगर फील्ड लाइन साउथ पोल में घुस गई, इस बात का मतलब ये हो गया कि इस रिंग के थ्रू कुछ फ्लक्स है जो नीचे की तरफ है। एक्चुअली फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके लिए ये कहना कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है गलत है। लेकिन हाँ ये है कि अगर जब भी कोई ये कहता है कि फ्लक्स नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, उनके कहने का मतलब ये है कि जिस फील्ड की वजह से वो फ्लक्स है वो फ्लक्स नीचे की तरफ है, सॉरी, जिस फील्ड की वजह से वो फ्लक्स है वो फील्ड नीचे की तरफ है। अब जब ये पास आएगा तो ये नीचे वाली मतलब जो फील्ड है वो और स्ट्रांग होगी, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर फ्लक्स बढ़ेगा इस बात का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स बढ़ेगा इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर ईएमएफ ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि उस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा, यही लेंसेज लॉ है। उस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करने की वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि जब ये नीचे आएगा तो ये इसके अंदर एक खुद की करंट दौड़ेगा, और वो जो करंट दौड़ेगा वो ऐसा दौड़ेगा कि इसमें ये ऊपर से नॉर्थ और नीचे से साउथ पोल जैसा नजर आएगा। मैग्नेट जो आ रहा था अपना ओरिजिनल, उसमें नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ था। मुद्दे की बात देखो ये है, इस केस में आपको ये नजर आएगा कि ये रिंग अपने आप में ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसमें ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, और मैग्नेट में नीचे नॉर्थ था ऊपर साउथ था। और ये तो आपको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं, और अगर वो रिपेल करेंगे जब ये नीचे आएगा तो ये नॉर्थ उसको धक्के मारेगा, तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगी। और वो जो फोर्स होगी वो एक तो इस पे दो फोर्सेस थे, एक तो एमजी लग रही है नीचे और एक ये वाली मैग्नेटिक फोर्स लग गई ऊपर की तरफ। नेट फोर्स इस पे एमजी से तो कमजोरी होगी और इसलिए इसकी एक्सेलरेशन जी से तो छोटी ही आएगी। सो द आंसर विल बी लेस देन जी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा कैलकाटा। समझ में आ गया? सिंपल सी बात यहां पर ये आ जाती है कि हमेशा, ठीक है, हमेशा ये जो रिंग है उसमें करंट ऐसे ही दौड़ेगा कि वो इसके मूवमेंट को अपोज करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस तरीके का हो सकता है कि अगर मान लो मैंने आपसे ये कहा, एक मिनट,
हाँ, अगर मैंने आपसे ये कहा कि एक रिंग थी ऐसे, एक रिंग इस तरीके से थी और यहां पे मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक है, और अगर ये रिंग इस तरीके से आई है, एक मिनट, अरे हाँ, रबर गायब हो गया मेरा। हाँ, तो अगर ये रिंग इस तरीके से थी पीछे, मतलब ये डॉटेड मतलब पीछे वाला पॉइंट है और ये आगे वाला पॉइंट, ये आगे वाला पार्ट है रिंग का। अगर ये मैग्नेट ऐसा था जो आगे जा रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि करंट कौन से डायरेक्शन में दौड़ेगा, 1 में या 2 में? चलो सोच के बताओ, पता आगे वाले पार्ट में करंट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये सोच के बताओ। अगर यहां पे मैग्नेट आगे जा रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं फील्ड की बात करूं तो जो फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड, वो यहां से इधर गई, यहां वाली इधर गई, ठीक है, और नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो पहली बात तो इसका फ्लक्स किधर है, लेफ्ट से राइट के राइट से लेफ्ट, इसका फ्लक्स लेफ्ट से राइट है, और अगर ये राइट जा रहा है तो वो लेफ्ट से राइट वाला फ्लक्स बढ़ रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, जब भी मैं बोल रहा हूं कि फ्लक्स लेफ्ट से राइट है, मतलब फ्लक्स जिस फील्ड की वजह से है वो फील्ड लेफ्ट से राइट है, ठीक है, तो फ्लक्स राइटवर्ड्स है, और ये जब पास जा रहा है तो वो फील्ड और स्ट्रांग हो रही है, मतलब राइट वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, और उसको लेंज़ेस लॉ कहता ही हमेशा ये है। लेंज़ेस लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है जो चेंज इन फ्लक्स को हमेशा अपोज करता है, ठीक है। तो फ्लक्स अगर इधर वाला बढ़ रहा है तो इसमें इसका जो पर्सनल करंट दौड़ेगा वो ऐसे डायरेक्शन में दौड़ेगा ताकि वो उसको जो बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज कर पाए, उसकी खुद की पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जनरेट हो ताकि वो बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज कर पाए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि फ्लक्स से दुश्मनी है, प्लीज नोट, इसकी दुश्मनी फ्लक्स से नहीं है, इसकी दुश्मनी हमेशा फ्लक्स के चेंज से होती है, ठीक है। चलो, तो फ्लक्स के चेंज से दुश्मनी है, तो यहाँ पे अगर फ्लक्स इधर की तरफ बढ़ रहा है तो ये उसको अपोज करेगा, फ्लक्स अगर दूर जाएगा तो ये उसको भी अपोज करेगा, ठीक है। इसी बात को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो उस केस में ये कहा जा सकता है कि जैसे इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये हमेशा उसको उसके मोशन को अपोज करेगा। बेसिकली जो रिंग है उसके सामने आपने मैग्नेट रख दिया, ठीक है, अब वो रिंग के सामने अगर आपने मैग्नेट रख दिया, वो मैग्नेट जब भी आप मूव करोगे इसका फ्लक्स चेंज होगा, और दिस वन डजंट लाइक चेंज इन फ्लक्स ना, फ्लक्स में चेंज अच्छा नहीं लगता हमको यार, फ्लक्स में चेंज मत किया करो तुम। तो अगर ये पास आएगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, तो बढ़ेगा फ्लक्स और स्ट्रांग होगा, और ये दूर जाएगा तो भी तो फ्लक्स चेंज ही होगा। तो इसकी हमेशा सारी इच्छा क्या रहेगी, वो इसको फ्लक्स के चेंज को अपोज ही करना चाहेगा, और अगर ये फ्लक्स के चेंज को अपोज करना चाहेगा, पास आएगा तो भी फ्लक्स को अपोज करेगा, तो मतलब तो भी इसके बेसिकली ये उसके मोशन को अपोज करेगा। वो ये कहेगा कि यार तू पास आता है तो भी मेरा फ्लक्स चेंज होता है, तू दूर जाता है तो भी मेरा फ्लक्स चेंज होता है, तो तू जहां है वहीं रहे। तो जब ये पास आएगा तो भी उसमें धक्का ही मारेगा, और जब ये दूर जाएगा तो उसको खींचेगा, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो अगर मान लीजिए मैग्नेट ऐसा हो, ये रिंग ऐसे होती है, मैग्नेट होता, सिंपल सी बात है, अगर वो नीचे आ रहा है तो ये उसको धक्के मार रहा है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, करंट किधर जा रहा है, ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर ये नीचे होता और इधर जा रहा होता तो ये उसको पुचकार रहा होता कि रुक जा रुक जा। कहने का मतलब, अगर एक ऐसे मैंने रिंग ली, ठीक है, अगर मैंने ऐसे एक रिंग ली और एक मैग्नेट लिया और इसको ऊपर से ऐसे टपका दिया, तो वो हमेशा, चाहे वो इसको अप्रोच कर रहा हो चाहे वो नीचे गिर रहा हो, वो रिंग उसको पे हमेशा एक फोर्स उसको रेजिस्ट करने के हिसाब से, उसको रोकने के हिसाब से ही लगाएगी, और इसके हमेशा ब्रेक ही लगेंगे, ठीक है। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा जी से तो छोटी आएगी। समझ में आई ये वाली बात बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इज ये अगला सवाल ये आ गया, थैंक यू। अरे हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे आंसर तो कैलकुलेट आ ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा है अगला नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई छठा सवाल बताओ। इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग नियर अ कंडक्टिंग लूप, देन द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज, मतलब ये बीम जा रही है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरी बीम जा रही है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है तो उस केस में जो करंट दौड़ेगा वो किस डायरेक्शन में दौड़ेगा, चलो जल्दी से बता दो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से आंसर बताओ, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे। 30 सेकंड से ज्यादा ही है, पर चलो ठीक है, इतना तो ले ही लो। चलिए जल्दी से बता दो बच्चों, क्या आ रहा है आपके हिसाब से इसका आंसर।
हाँ जी, भरत का आंसर बॉम्बे आ गया है। चलो डॉक्टर शेख कैलकाटा बता रहे हैं, भवानी ने बताया कैलकाटा, बोथ एक साथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या करंट ही नहीं जाएगा। बेटा बीम दे रखी है, शायद आपने इस बात पे नोट नहीं किया, बीम दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। ठीक है, मैंने अभी बोला भी था, कहां गया, कहां लिखा है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं, अगर खूब सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बेसिकली अब करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहा होता है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होता है। ये बात समझ में आती है क्या? अब अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, लेकिन करंट जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, ये बात भी समझ में आती है। पर अगर करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगेन ईएमएफ की फ्लक्स से दुश्मनी नहीं होती। ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? जब करंट कांस्टेंट होता है, जब करंट ईएमएफ की फ्लक्स से दुश्मनी नहीं है। ईएमएफ तब इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज होगा, पर फ्लक्स तो कांस्टेंट है। और इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आंसर आ जाएगा नो करंट। यहां पे कोई करंट जाएगा ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, बीम का मतलब समझ में आ रहा है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, मतलब एक है खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स थे जो एक इतनी सी एक सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन जाए जा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर, इसका मतलब करंट आ रहा है इधर, एंड दैट करंट इज अ कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो, देयरफॉर द करंट इज जीरो एंड द आंसर इज दिल्ली। समझ में आया? छठा सवाल। चलिए, ये वाली गलती दोबारा तो नहीं होगी। ये बीम वर्ड मैंने बोला भी था, बीम पे ध्यान रखना, लेकिन बीम रह गया। चलो, अब करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट लाइन, नन ऑफ दीज। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कैसे करंट इंड्यूस हो सकता है उसमें? एनीवेज, अगर एक चलो इस करंट को भी हम लोग कांस्टेंट वर्ड और लिख लेते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। इसमें अगर कांस्टेंट करंट जा रहा है, करंट इज कांस्टेंट। अब मेरे ख्याल से ये वाला सवाल आप कर ही लोगे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 है ये, अब ये वाला। तो यहां पे इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा वो कितना आएगा? जल्दी से बताओ बच्चों, आंसर क्या आएगा? 7th का आंसर। तो मेरे ख्याल से 7th का आंसर भी आपको समझ में आ ही गया होगा, इसके लिए मैं टाइम नहीं दे रहा। सीधी सी बात है, 7th का भी आंसर नन ऑफ दीज यानी कि दिल्ली ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी करंट आ जाएगा कांस्टेंट, करंट आ जाएगा कांस्टेंट तो फील हो जाएगी कांस्टेंट, तो फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट, तो ईएमएफ हो जाएगा जीरो, क्योंकि ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। तो अगर करंट हो जाएगा कांस्टेंट तो फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट, तो ईएमएफ हो जाएगा जीरो, तो करंट हो जाएगा जीरो, जो इंड्यूस करंट आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो आंसर यहां पर भी आ जाएगा दिल्ली। समझ में आ गई? 7th का आंसर भी हो जाएगा दिल्ली। अब आया क्वेश्चन नंबर 8। Faraday's law represents relation between current and magnetic field, magnetic force, magnetic field, EMF and rate of change of flux and none of these। कितना बेकार सवाल, बिल्कुल ओरल टाइप का सवाल आ गया है। क्या आप इसको बता सकते हैं? वैसे तो यार 20 सेकंड से ज़्यादा बनते नहीं इसको देने के। चलो दे दिया मैंने तुम्हें 20 सेकंड। बताओ भाई 8th क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, खुद जान जाइए। बहुत बढ़िया रिया जी। एंड स्वास्थ्य, अच्छा अभी अब जाके मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चों ने पढ़ना लिखना शुरू किया है। अभी तो बदमाशी कर रहे थे बैठे बैठे, यहाँ पे दुष्टता दिखा रहे थे। कुछ नहीं रखा दुष्टता में, समझ जाओ इस बात को, जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। हाँ जी, 8th का आंसर, 8th का आंसर क्या आया? 8th का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑब्वियसली कैलकुलेट। अरे यार ये तो बेकार सवाल है। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ होता है, फैराडेज लॉ होता है क्या है, बार बार ये बता रहा हूं, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, और क्या होता है? ठीक है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बीच में रिलेशन दिखाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। आंसर आ जाएगा कैलकाटा। कटा कि नहीं कटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब बताओ ये सवाल, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, एल्यूमिनियम रिंग दे रखी है ये वाली, फेसिस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आता है ना? ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना क्या है ये? कि मतलब बेसिकली एक ऐसे मेटलिक कोर है और यहाँ पे एक तार ऐसे करके लपेट दिया, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और एक मिनट,
हाँ, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है और यहां पर एक तार है, ये तार यहां जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि एन एल्यूमिनियम रिंग बी फेसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट ए, द करंट आई थ्रू ए कैन बी ऑल्टर्ड। ठीक है, ये जो करंट आई है दिस कैन बी ऑल्टर्ड, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आई को कम करते हैं तो ए और बी, ए बी को रिपेल करेगा, इंक्रीज डिक्रीज, मतलब 4 ऑप्शन है। अब आप इसको पढ़ो और मतलब सिचुएशन मैंने आपको समझा ही दी है। 30 सेकंड्स में आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। चलो जल्दी से करके बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर है 9, जल्दी से बताओ 9th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। चलिए बताओ भाई 9th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से। 9th का आंसर भवानी ने दे दिया कैलकाटा, रुकैया ने दे दिया कैलकाटा, और अनन्या का भी कैलकाटा, स्वास्तिक का कैलकाटा, चलो पब्लिक का कैलकाटा आ गया भर भर के। तो सिंपल सी बात यहां पर यही है कि ये जो रिंग है इसका फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रखने की इच्छा है। अब सीधी सी बात है, करंट बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी तो अगर ये यहीं रखा हुआ है तो इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा, और अगर फील्ड बढ़ेगी और फ्लक्स बढ़ गया तो ये पास जाएगा कि दूर जाएगा, ये हमेशा दूर भागेगा, क्योंकि वो तो अपना फ्लक्स कांस्टेंट रखना चाहता है। उसको ये बात समझ में आ रही, जितना पास जाएंगे उतना फ्लक्स और बढ़ेगा, जितना दूर जाएंगे उतना फ्लक्स कमजोर होगा, क्योंकि इस कॉइल से जितनी पास जाओगे उतनी फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जितना दूर जाओगे उतनी फील्ड कमजोर होगी। तो अगर करंट बढ़ाओगे तो ये दूर भागना चाहेगा, बेसिकली करंट कम करोगे तो फील्ड कमजोर हो जाएगी, तो ये फील्ड को ढूंढता ढूंढता आ जाएगा, अरे मेरा फ्लक्स कमजोर हो गया, मुझे भी फ्लक्स दो, फील्ड दो भाई, तो ये पास में आ जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि अगर मैं करंट को बढ़ाता हूं तो इट विल रिपेल बी, ये वाली बात तो सही है। इट विल इंक्रीज, इट विल अट्रैक्ट, तो ये गलत हो गया, डिक्रीज करते तो अट्रैक्ट करता। तो एक्चुअली आंसर कैलकाटा ही जो है वो सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, खूब सारी पब्लिक ने अपना आंसर कैलकाटा दे दिया था। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल एक ये रहा, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन ए बी। एक अब देखना, अब ये बीम नहीं है, अचार्ज पार्टिकल है, एक पार्टिकल था बस एक, ठीक है, वो जा रहा है ए बी के अलोंग, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ये दिया नहीं है। विच लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर, देन, तो उसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, डायरेक्शन बदलेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। चलो जल्दी से बताओ, देखे जरा हमारे बच्चे क्या जवाब देते हैं इसका। पार्टिसिपेट करते रहो बच्चों, अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे, आपको लग रहा है अरे मैं सुन तो सब कुछ रहा हूं, क्या दिक्कत है, तो उससे फायदा नहीं मिलेगा आपको। आपका सही फायदा तभी होगा जब आप पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, चलिए, हाँ रुकैया ने बता दिया आंसर कैलकाटा 10th का। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिख देना बच्चों साथ में, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो। भवानी ने 10th का आंसर बताया बॉम्बे, और भवानी का आंसर तो बॉम्बे आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, विनुत का भी आंसर बॉम्बे आ गया है, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, एंड दिल्ली आया किसी का आंसर, कौन है, गोपी। चलो देख लेते हैं सही आंसर क्या है। सिंपल सी बात यहां पर ये है, चलो आंसर देखते हैं पहले सही आंसर क्या आ रहा है। सही आंसर है बॉम्बे, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव, या चार्ज पार्टिकल जा रहा था, मान लो पॉजिटिव था, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, तो जितना पास जाएगा उतनी और फील्ड स्ट्रांग होगी, और अगर पॉजिटिव था उधर जा रहा था, इस वाले डायरेक्शन के हिसाब से जो फील्ड है बाहर की तरफ आती, और ये पास जाएगा तो ये बाहर वाली फील्ड बढ़ रही है, मतलब बाहर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए पहले तो करंट दौड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझे, फिर से सुन लो, ये अगर पॉजिटिव चार्ज था तो उसकी वजह से करंट राइटवर्ड्स है, क्योंकि राइटवर्ड जा रहा है, करंट राइटवर्ड्स है तो फील्ड बाहर की, उसकी वजह से फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ है, राइट हैंड रूल से निकाल लिया। और बाहर वाली फील्ड है जब ये पास जा रहा है, मतलब यहां से यहां तक जब तक जा रहा है, तो वो फील्ड और स्ट्रांग होती जा रही है, और अगर वो फील्ड और स्ट्रांग होती जा रही है तो उसको अपोज करने के लिए
यहां पे जो करंट दौड़ेगा वो क्लॉकवाइज दौड़ेगा। लेकिन एक बार जब ये क्रॉस कर गया तो फील्ड कमजोर होने लग जाएगी, वही बाहर वाली फील्ड कमजोर होना शुरू कर देगी। और अगर वो बाहर वाली फील्ड कमजोर होना शुरू कर देगी तो उस केस में यहां पे जो करंट है वो ऐसे दौड़ेगा ताकि जो भाई जो डूबते का सहारा बनना चाहता है, करंट हमेशा ऐसे दौड़ता है कि वो चेंज होते हुए फ्लक्स को अपोज करता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करेगा, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा। तो जब ये बाहर वाला फ्लक्स कमजोर हो रहा होगा तो ये उसको सपोर्ट करने के लिए करंट ऐसे दौड़ाएगा, यानी कि पहले क्लॉकवाइज बाद में एंटी क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव था तो, अगर नेगेटिव होता तो सब कुछ एग्जैक्टली उल्टा हो जाता, यानी कि पहले एंटी क्लॉकवाइज बाद में क्लॉकवाइज हो जाता। अब देख लो क्या लिखा हुआ, द करंट इंड्यूस विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नहीं, नो, पहला क्या है, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। ये वाली बात तो वैसे सिरे से ही गलत है, करंट इंड्यूस हो रहा है भाई। करंट इंड्यूस इन द लूप विल चेंज इट्स डायरेक्शन एज द चार्ज पार्टिकल पासेस बाय। ये बात बिल्कुल सही लिखी है, एंड बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर बच्चों। समझ में आ गई वाली बात? ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 11। अब भी बताया था ये फॉर्मूला, देखें जरा आपको याद है कि नहीं है। और इसको तो बस सॉल्व करने के लिए मैं आपको सीधे सीधे 30 सेकंड बस आंसर मार्क करने के लिए दे रहा हूं। सवाल पढ़ लो, समझ लो और आंसर बता दो, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आशीष क्या कह रहे हैं, सर मुझे आप 11th की साइंस पढ़ाएंगे, मैं 10th का एग्जाम। हाँ ओके, आप अभी 10th में हैं। हाँ ठीक है, 11th हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले बेटे इस चैनल पे भी, ठीक है। और यूट्यूब पे अब मैं 12th में ऑलरेडी पूरी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, अब मैं 11th स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, ठीक है। राइट फ्रॉम द बेसिक्स स्टार्ट, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे हम, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो मुझे यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ भाई पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? चलिए 11th का भवानी ने दे दिया है दिल्ली, रिया बॉम्बे, और समीक्षा आगरा। एनीबॉडी फॉर कैलकाटा? नहीं, कैलकाटा नहीं है, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा भी है बिल्कुल। सुभाष ने दिया है कैलकाटा। सही आंसर क्या है? Magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount of delta phi in the time delta t. The total quantity of electric charge Q that passes a point on the circuit. मैंने अभी बताई थी वाली बात, हमेशा डेल्टा Q जो होता है वो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आता है। सही आंसर बॉम्बे है। सॉरी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा आर आता है। सॉरी गलत बोल गया मैं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा आर आता है, कहीं लिखा नहीं कि डेल्टा फाई बाय डेल्टा आर। अरे ये ऑप्शन ए ही लिखा हुआ है, ओके। हाँ, ऑप्शन ए इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हो आप इसको, पर कोई खास बात नहीं है, सीधे सीधे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं आज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12th क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं क्या? चलो 12वां सवाल सॉल्व करो बच्चों। इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 70 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉइल इज 200 and it is placed in a magnetic field of 0.8 Weber per meter square, which is perpendicular to the plane of coil and it is rotated through an angle 180 degree in 0.1 second, then induced EMF is। अगेन 180 डिग्री घुमा दिया, मतलब फ्लक्स चेंज, मतलब अगर पहले प्लस ए बी था तो बाद में माइनस ए बी हो गया, ठीक है ना। 180 डिग्री घुमाया है, तो बस अब मन तो मेरा वैसे मैं ऐसे बोलना शुरू करूंगा तो शायद पूरा आंसर दे दूंगा, पर आप मुझे 45 सेकंड, चलो एक काम करते हैं 40 सेकंड्स आपको देते हैं। बताओ भाई 40 सेकंड्स के अंदर आंसर क्या आ रहा है, देखे जरा आप लोग कर पाते हो क्या। बार बार कहता हूं बच्चों, आपका जो टारगेट है वो स्पीड से ज्यादा आपका टारगेट एक्यूरेसी पे होना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। आप हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो जैसे आप एक्चुअली अपना फाइनल एग्जाम दे रहे हो, नीट या जेई जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ रिया जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ईएमएफ जो होता है वो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है ईएमएफ, लेकिन वहां पर उन्होंने आपसे चार्ज पूछा हुआ था तो वो डेल्टा फाई बाय डेल्टा आर होता, डेल्टा फाई अपॉन आर होता है, ठीक है। अच्छा हाँ अंकुश, अब गई इधर इधर भाई बेटा इधर, ये बच्चे हमारे कितने प्यारे हैं, कितने भोले हैं, एक्चुअली प्यारे भोले हैं। प्यारे तो खैर होते ही, बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं पर भोले कुछ ज्यादा ही। चलिए खैर एनीवेज यहां देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। देखो सिंपल सी बात यहां पर ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पहली बात तो एरिया कितना हो गया बच्चे 70 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8, तो 0.8
तो NAB आ गया, ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि चेंज इन फ्लक्स इतना आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है EMF निकालना है मुझे डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो ये आ गया डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है 0.1 सेकेंड। बस सॉल्व कर लो इसको। जैसे ही आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 22.4 वोल्ट। समझ में आ गई क्या बात ये वाली सबको? ठीक है, तो 12th का आंसर आ जाएगा बेटा कैलकाटा। आगरा और दिल्ली दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। चलिए, तो 12th का आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आई कि नहीं आई सबके? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Circular loop of radius r is placed in a region where magnetic field increases with respect to time as this. ठीक है, तो magnetic field AT is given and the induced EMF in the coil is. तो काफी आसान सवाल भाई। सर्कुलर कॉइल, अगर सर्कुलर लूप ये दे रखा है, उसका रेडियस दे रखा है r और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो b है, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी b इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर फ्लक्स की वैल्यू b इंटू पाई आर स्क्वायर आ गई, इस बात का मतलब क्या हुआ? b की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? b की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? b तो हो गया वो रहा 80, तो 80 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से अगर मुझे EMF निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। माइनस साइन से डायरेक्शन बताता है, यहां पे उन्होंने से मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो बस a पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। तो a पाई आर स्क्वायर यानी कि आगरा आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो तो 13 का आंसर आ जाएगा आगरा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई? कोई बात नहीं भवानी, सब बढ़िया चल रहा है। चलो एक और क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 14। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज मूव्ड अवे फ्रॉम अ करंट कैरिंग लूप। बहुत बढ़िया सवाल, मतलब बहुत ही बढ़िया सवाल। ये वायर है, इसको दूर ले जा रहे हैं, इसमें करंट जा रहा था, इसको दूर ले जा रहे हैं, तो इसमें करंट कैसे दौड़ेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इस वाले लूप में करंट किधर दौड़ेगा? क्लॉकवाइज दौड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 30 सेकंड्स काफी होंगे मेरे ख्याल से बताने के लिए। चलिए बच्चों बताइए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए फटाफट से बताओ। अच्छा, एक फ्लूइड्स की एक क्लास मैं सोच रहा था, एक मैराथन क्लास रखी जाए, क्योंकि फ्लूइड्स में काफी सारे बच्चों को समस्याएं हैं, तो उन सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा और फ्लूइड्स की पूरी क्लास लगा दी जाएगी। कितने बच्चे चाहते हैं कि फ्लूइड्स की एक 1 शॉट क्लास लगा दी जाए फटाफट से, मतलब आने वाले 1-2 दिन के अंदर? अगर आप ऐसा चाहते हो तो जल्दी से खूब सारे लाइक बढ़ा दो ताकि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। फ्लूइड्स की 1 शॉट क्लास। 14th का आंसर पब्लिक का आगरा आना शुरू हो गया है, क्लॉकवाइज आगरा, एंड आगरा इज इंडीड द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो फ्लूइड्स की क्लास अभी तक समझ में नहीं आया मेरे, अभी चलो बताएंगे बच्चे। हाँ भाई, तो यहां पे क्या कह सकते हैं, सिंपल सी बात यह है कि फील्ड जो है इसकी वजह से वो अंदर की तरफ होती, और अगर फील्ड होती अंदर की तरफ और ये दूर जा रहा होता तो फील्ड कमजोर हो रही होती, तो अंदर का फ्लक्स कम हो रहा होता, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज दौड़ता, लूप के अंदर करंट क्लॉकवाइज दौड़ता, ताकि अंदर वाला फ्लक्स सपोर्ट हो पाता। और इसका मतलब आंसर आ जाएगा क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बेटा सबके सवाल? अच्छा, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है, जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो,
ठीक है। जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोड यूज, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फायदा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है? अनु10। अनु क्यों? क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन। ठीक है, चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।